नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। पूर्वी चंपारण की वो मिट्टी आज बहुत खुश होगी जहां बलीराम पांडे नाम के एक इंसान के घर पर एक लड़के ने जन्म लिया। वो शुभ दिन था गुरुवार 5 दिसंबर 1974 का। बलीराम पांडे जी के घर पे जन्म लिया इस इंसान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो देश का बड़ा आदर्श बन जाएगा। इस देश में जब भी ईमानदार पत्रकारिता के लिए उदाहरण दिया जाएगा तो केवल इस इंसान का नाम काफ़ी होगा। बलीराम पांडे जी ने भी खुद ये नहीं सोचा होगा कि उनका लड़का भारत के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जिसे आप जानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। पटना में अपनी शुरुआती शिक्षा को पूरी कर स्कूलिंग करके आंखों में बड़े सपने लेकर बलीराम पांडे का यह लड़का दिल्ली आता है। दिल्ली पहुंचकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार शून्य से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचता है। मैं बात कर रहा हूं रवीश बलीराम पांडे, जिन्हें आप रवीश कुमार के नाम से जानते हैं। दिल्ली में अपनी शिक्षा और पत्रकारिता के बाद विवाह के तौर पर एक प्रोफेसर जो कि इतिहास की शिक्षिका हैं, उनके साथ इनका विवाह होता है। एक 2 बेटियों के ये गौरवान्वित पिता हैं। ये एक छोटा सा जीवन परिचय, लेकिन शायद इनके परिचय को बताना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। इनकी गरिमा और इनके कद का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। इनके जो अवार्ड्स मिले हैं उसका कद इतना बड़ा है कि अपने आप में रवीश कुमार भारत में सबसे अलग पत्रकार के तौर पर स्थापित हुए हैं। 1994 से लेकर 2022 तक एनडीटीवी इंडिया के लिए काम करने के बाद अब वो सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपनी नई पारी का आगाज़ करेंगे। रवीश कुमार को लोग इसलिए सुनना पसंद करते हैं क्योंकि वो एक सामान्य भारतीय की भाषा में अपनी बात रखते हैं, जो एक सामान्य से जनता को भी जो एक साधारण ज़िंदगी जीता है उसे अपनी भाषा लगती है। बहुत बेहतरीन तरीके से उनके समझाने का जो तरीका है वो आम जनता को समझ में आता है। शायद यही एक इनकी कला है जिसकी वजह से पूरा देश इनके व्यक्तित्व का कायल है। बात कर रहा था मैं अवार्ड की, तो आपको बताना चाहूँगा 2010 में इनको पहला अवार्ड मिलता है, गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड फॉर हिंदी जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव लिटरेचर। 2013 और 2017 में लगातार रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इनको मिलता है। 2014 में इंडियन न्यूज़ टेलीविज़न अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यूज़ एंकर इन हिंदी, इनको ये अवार्ड मिलता है। 2016 में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर मुंबई प्रेस क्लब की तरफ से दिया जाता है। 2017 में प्रतिष्ठित अवार्ड भारत का कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड और गौरी लंकेश अवार्ड फॉर जर्नलिज्म इनको मिलता है। लेकिन इस इंसान का कद इन अवार्डों के अंदर सीमित नहीं था, एक बड़ा अवार्ड इनके इंतज़ार में था। वो सपना पूरा होता है सन 2019 में, जब विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिलता है। और ये अपने आप में इकलौते ऐसे पत्रकार होते हैं जो भारत में सत्यापित होते हैं। ये केवल सिर्फ पत्रकारिता में नहीं है, साहित्य में भी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद यही कारण है कि बुक स्टॉलों पर इनकी किताबें आज भी ट्रेंडिंग में हैं। अ सिटी हैपेंस इन लव, रवीश पंथी जो कि हिंदी में है, देखते रहिए ये भी एक हिंदी में है, इश्क में शहर होना ये भी एक हिंदी का इनका किताब है, बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, ये भी एक हिंदी की किताब रवीश कुमार ने लिखी है। सबसे बड़ा द फायर वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, ये कुछ किताबें हैं जो आज भी ट्रेंडिंग किताबों के बुक स्टॉलों के दुकानों पर आज भी डिमांडिंग हैं। लेकिन आज ये बातें आपको बहुत सामान्य सी लग रही होगी। जब से रवीश कुमार ने रिज़ाइन किया है उसके बाद से लगातार रवीश कुमार जी को टारगेट किया जा रहा है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा जिनको रवीश कुमार की उपलब्धियाँ, उनका कद, उनका कार्य करने की शैली फूटे आँख नहीं सुहाती है। आज बात करेंगे उस सिक्के के दूसरे पहलू को जिसे देश गरिया रहा है। जब से रवीश कुमार जी ने अनाउंस किया है कि वो यूट्यूब चैनल पर
अपना नया पारी शुरू करेंगे, क्योंकि विश्व का दूसरे नंबर का सबसे अमीर इंसान भी इस पत्रकारिता को, रवीश कुमार को खरीदने की हैसियत नहीं रखता। शायद ये जो इनका स्वाभिमान है, आज इसी की वजह से ये भारत के आदर्श बने हैं। जब से ये अनाउंस किया गया है कि रवीश कुमार जी अब यूट्यूब चैनल पर अपने नए पारी को शुरू करेंगे, उसके बाद से बहुत सारे उन लोगों के पेटों में दर्द होने लगा जो सरकारी टुकड़ों पे पलते हैं, जो सरकार के फेंके हुए टुकड़ों पर अपनी जीविका चलाते हैं और वो अपने आप को पत्रकार के तौर पर प्रतिष्ठित करते हैं। देश जानता है ऐसे पत्रकारों को BND क्यों कहा जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ उदाहरण, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है आपके स्क्रीन पर। अनामिका जैन अंबर करके एक कवित्री हैं जिसे सरकारी कवि कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले आज तक के एक साहित्य प्रोग्राम में नेहा सिंह राठौड़ ने इनको धूल चटाते हुए बहुत बुरी तरह से इनकी बेइज्जती की थी। बेइज्जती का सिलसिला यहाँ ही नहीं रुका, बिहार की स्वर्णिम भूमि पर भी एक सोनपुर मेले में भी इनको आमंत्रित किया गया, और केवल सरकारी कवि होने के नाते, क्योंकि सरकार के गुणगान में ये अपनी कवित्री जो एक कवि की गरिमा है उसको ये धूमिल कर देती हैं, उसकी वजह से इनको वहाँ पर बोलने नहीं दिया गया। ये समाचार पत्र की कटिंग है जिसकी जानकारी उन्होंने खुद पटना एयरपोर्ट पर बैठकर रोते हुए आपके सामने सोशल मीडिया पर प्रदर्शित की थी। ये इतनी बड़ी सरकारी कवि हैं, ये अपने एक ट्वीट में लिखती हैं 1 दिसंबर 2022 को 12:39 पर कि इतिहास गवाह है, बेसहारों का यूट्यूब बहुत बड़ा सहारा साबित हुआ है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। रवीश कुमार को ताना देते हुए इन्होंने एक लिखा कि यूट्यूब बहुत बड़ा सहारा साबित होता है। ये वही कवित्री हैं जिनका खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल है। ये आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, इन कवित्री जी का जो सरकारी कवि हैं, इनका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें 3,75,000 सब्सक्राइबर हैं। और ये 3,75,000 सब्सक्राइबर पहुँचने के लिए इनको 656 वीडियोज़ डालने पड़े। इतनी मेहनत के बाद ये 3,75,000 पड़ी, जो कहती हैं कि जो यूट्यूब है बहुत बड़ा सहारा है बेसहारों का। तो सबसे बड़ी बेसहारा यही है जिन्होंने अपने ऊपर ही कटाक्ष को साबित कर दिया। दूसरा एक नाम जो अपने आप को कवि कहता है लेकिन इंग्लिश की कविताओं को चोरी करके उसे हिंदी में कन्वर्ट करके कॉपी पेस्ट करते हुए अपने नाम पर लोगों को चिपकाता है, वो नाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला जी। ये वो इंसान है जो अपने ट्वीट में कहते हैं 30 नवंबर 2022 को रात को 10:59 पर कि चैनल छूटा है, चाल चैनल नहीं, अब भाई साहब यूट्यूब पे उत्पात मचाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल उत्पात मचाएंगे जैसे आप मचाते आए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन भाई साहब का भी एक यूट्यूब चैनल है जो 1.76 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ में है। इनको सुनने वाले वही लोग हैं जिनको कविताओं में कोई मतलब नहीं होता, केवल अंधभक्ति और सरकार की चापलूसी अगर इनसे करानी है तो 1.76 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ ये सबसे ऊपर आते हैं। ये वो इंसान है जो दूसरों पे कटाक्ष करते हैं कि रवीश कुमार यूट्यूब चैनल पे आएंगे। अब ये बात यहीं पे नहीं रुकती है, इन्होंने भारत सरकार से एक अनुरोध भी किया है कि मैग्सेसे अवार्ड धारक वृद्ध बेरोजगारों के लिए भी नौकरी की तत्काल व्यवस्था की जाए। 1 दिसंबर 2022 का ये ट्वीट है 12:16 पे। ये इस तरह से नौकरी की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं जैसे ये खुद एक DM बन चुके हैं, किसी जिला के कलेक्टर हैं और अपने आप को सरकार के ऊपर समझते हैं, जिसको ये चाहेंगे उनको नौकरी दे दी जाएगी। आज भी देश में 2 करोड़ रोजगार पर साल के हिसाब से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो रोजगार के नाम पर युवाओं के लिए इनके लिए कोई भावनाएं या इनके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं हैं, लेकिन कटाक्ष करना है क्योंकि सरकार के फेंके हुए टुकड़ों भी तो पल्ला है इस इंसान को। अगर नहीं करेगा तो फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो इसके बाद आते हैं एक ऐसे पत्रकार को जिसे देश का 90% इंसान गाली देता है। ये इंसान है सुशांत सिन्हा। और सुशांत सिन्हा वो इंसान है, कभी किसी वक्त में NDTV में ये काम करते थे और रवीश कुमार का जूता साफ करते हुए पत्रकारिता सीखी है इन्होंने। ये लिखते हैं कि भाई के माहौल बना रखा था कि भर इंडिया उसे ही देखता है, पर यूट्यूब पर आकर एक्सपोज हो गए। माहौल के मुताबिक 50-100 करोड़ सब्सक्राइबर होने थे, पर यहाँ तो गुर्गे हाथ जोड़ भीख मांग रहे हैं सबके कि सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बस कार्ड छपवाना बाकी है, मेरे चाचा का चैनल सब्सक्राइब जुलूल करना। ये ट्वीट है इनका 2 दिसंबर 2022 का सुबह 10:14। सुशांत सिन्हा किस तरह की पत्रकारिता करते हैं ये जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनसे बड़ा BND शायद देश के अंदर मिलेगा।
क्योंकि इनकी पत्रकारिता का एक लेवल जो है वो जो वेश्यावृत्ति वाले जो कोठे होते हैं उसको भी शर्मिंदगी कर देता है। तो अपने मालिक के प्रति वफादारी साबित करना भी ज़रूरी है, और रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को उनकी हैसियत दिखाने के लिए इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भूल गए कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। यूट्यूब चैनल पर आपको आपत्ति है रवीश कुमार की, जबकि ये इंसान खुद अपने यूट्यूब चैनल खोलकर दुकानदारी कर रहा है। ये आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये सुशांत सिन्हा का यूट्यूब चैनल है, जो कि 1.13 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए है। इसके लिए 1.13 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने के लिए इस भाई साहब को 767 वीडियो पोस्ट करने पड़े। इनकी औकात दिखाई देती है कि 767 वीडियो डालने के बाद तब कहीं जाके ये 11 लाख के आसपास सब्सक्राइबर पे पहुंच पाए हैं। वो भी इनके जो फॉलोवर है वही हैं जो एक राष्ट्रीय पार्टी के अंधभक्त हैं। इनको वही लोग सुनते हैं जो सरकार की दलाली करने को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनको पीड़ा यह है कि इन्होंने लगातार सरकार की तलवे चाटने के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो रवीश कुमार बिना बिके हासिल कर चुका है। मैं अगर टेक्निकली बात करूं तो इनकी पीड़ा इसमें है कि इनकी जो औकात है वो रवीश कुमार के जूते के बराबर भी नहीं है, उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। शायद यही कारण है कि वो बिलबिला रहे हैं। इसे साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली, सरकारी कवि का जो अगर आप ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो उस पर जो फॉलोअर हैं 2,94,000 है। जो कवि हैं, जो कॉपी पेस्ट कवि हैं मनोज शुक्ला, उनका अगर ट्विटर का फॉलोवर्स अगर आप देखें तो आपको 5,62,000 के आसपास मिलेंगे। जो पत्रकार हैं, जो BND पत्रकार हैं, उनका अगर आप फॉलोवर्स देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनके जो फॉलोवर हैं 1.4 मिलियन फॉलोवर हैं ट्विटर पर। इनकी दिक्कत यही है कि अगर इन तीनों का अगर फॉलोवर मिला दिया जाए तो 2.2 मिलियन इनको फॉलोवर हैं टोटल। तीनों की औकात मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर तीनों के फॉलोवर जोड़ दिए जाएं तो इनका जो टोटल बनता है वो 2.2 मिलियन पहुंचता है। अकेले रवीश कुमार का जो फॉलोवर है वो 2.8 मिलियन का है ट्विटर पर। ये तो हो गई ट्विटर की बात। अब आइए फेसबुक पर भी इनकी औकात नाप ली जाए। ये दूसरों को ट्वीट करते हैं, यूट्यूब को बहुत ही छोटे दर्जे का पत्रकारिता करते हैं, जबकि खुद ये तीनों यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमा रहे हैं, जिसे ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वृद्धा का रिटायर पेंशन बता रहे हैं। उस जगह पर ये खुद भी आकर 700 वीडियो डालने के बाद अपना जूते चप्पल पता नहीं क्या क्या घुटने घिसने के बाद वहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि रवीश कुमार पिछले कुछ घंटों में ही उससे बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। अगर यूट्यूब सब्सक्राइबर की बात की जाए तो जो मैडम है सरकारी कवित्री, उनका 3,75,000 सब्सक्राइबर हैं। मनोज शुक्ला के 1.76 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और जो BND पत्रकार हैं उनके 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इनका जो टोटल बनता है वो 3.2 मिलियन बनता है। लेकिन रवीश कुमार का इकलौता यूट्यूब चैनल जो कुछ घंटों में, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और ये आंकड़ा अभी लगातार बढ़ रहा है। हर घंटे 1.5 से 2 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल पर आ रहे हैं। जिनको जानकारी हो रही है वो लगातार रवीश कुमार जी के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है 1.82 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ रवीश कुमार ऑफिशियली ये इनका यूट्यूब चैनल है, जो कि इस समय ट्रेंडिंग में है। केवल 22 वीडियो बनाकर रवीश कुमार जी 1.82 मिलियन तक पहुंचे हैं। यही इनकी दिक्कत है कि सरकारी पैसों पर पलने वाले, उनके तलवे चाटने वाले लोग वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। यही इनके पेट का असली दर्द है। कवित्री मैडम ने लिखा था कि इतिहास गवाह है, बेसहारों का यूट्यूब बहुत बड़ा सहारा साबित होता है। जी हाँ, एकदम वैसे ही साबित हुआ जैसे नरेंद्र मोदी जी का भी यूट्यूब चैनल है। वो उनका भी जो बेसहारा थे उनका भी यूट्यूब सहारा बना। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी यूट्यूब चैनल पर हैं 13.3 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। लेकिन ये 13 मिलियन 3 सब्सक्राइबर पहुँचने के लिए इनको 18,000 वीडियो डालनी पड़ी। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री। एक बंदा 70 वीडियो डालकर 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर ले लेता है, और दूसरा बंदा 18,000 वीडियो डालने के बाद 13 मिलियन फॉलोवर पहुंचता है, जो कि इस देश का प्रधानमंत्री है, जिन्हें आप नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। दूसरा, देश के गृह मंत्री का भी चैनल मुझे यूट्यूब पे दिखाई दिया।
जिसमें कि ये ऑफिशियल है अनऑफिशियल ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक चैनल दिखा जिसमें 86,000 सब्सक्राइबर है और 1500 वीडियोज़ इसमें डाली गई हैं। लेकिन जिस सरकारी कवित्री ने इतने शान के साथ ये आंकड़ा दिया था कि बेसहारों का सहारा यूट्यूब है, उस जिस पार्टी की ये कवित्री हैं उस पार्टी का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल भी है, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल है जिस पे कि 4.53 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन इस 4.53 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोज़ अपने आईटी सेल के दिहाड़ी मजदूरों को मेहनत करानी पड़ती है और 31,000 वीडियो डालने के बाद 4.53 मिलियन पहुंचे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और रवीश कुमार की तुलना की जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 31,000 वीडियो डालने के बाद 4.53 मिलियन डालने के बाद उन्होंने 1.8 मिलियन का शिखर हासिल किया है। यही कारण है कि इनको रवीश कुमार से दिक्कत है। इन्होंने पूरे हथकंडे ट्राई किए, एनडीटीवी बिक गया, रवीश कुमार नहीं बिका। अब नरेंद्र मोदी जी एनडीटीवी पर कभी भी आकर इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि उनके जो पत्रकार हैं वो वहाँ पर बिठाए जाएंगे, वो आकर सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन आज तक इस देश के उस यशस्वी और विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई रवीश कुमार को इंटरव्यू देने के लिए। और रही बात रवीश कुमार की, वो अगर सड़क पर खड़े होकर भी अपनी पत्रकारिता करेंगे तो ये देश सुनेगा, क्योंकि उनकी आवाज़ में सच्चाई होती है, उनके तथ्यों में हकीकत होती है। वो किसी के तलवे नहीं चाटते। यही कारण है कि विश्व के सबसे अमीर इंसान के हाथों में भी ये इंसान नहीं बिक पाया। शायद यही ज़मीर और इनका जो स्वाभिमान है इस देश के लिए आदर्श है। और जिस यूट्यूब चैनल की ये बात कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, केवल आजीविका की अगर बात की जाए तो रवीश कुमार इस भारत नहीं विश्व के इकलौते ऐसे पत्रकार होंगे आगामी 6 महीने के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पैसा यूट्यूब चैनल से कमाएंगे। लेकिन इस इंसान के लिए पैसा मायने नहीं रखता। शायद अगर पैसा मायने रखता तो आज अडानी जी जैसे इंसान के बगल में खड़े होकर अडानी जी को इस इंसान के ऊपर गर्व महसूस होता। लेकिन चंद नोटों के खातिर अपने ईमान और स्वाभिमान को बेचना रवीश कुमार को पसंद नहीं था। भगवान ने एक बड़ा रास्ता दिया, देश की जनता रवीश के साथ है और विनय दुबे जैसे करोड़ों लोग दुआओं में आशीर्वादों में रवीश जी को रखते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ घंटों में 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर रवीश कुमार जी के यूट्यूब चैनल को हुए, जिसके लिए गोदी मीडिया के पत्रकारों को 10-10 साल हजारों वीडियो डालकर तलवे चाटना, घुटने रगड़ना, पता नहीं कौन कौन सी गंदगी चीज़ें करना, देश को बरगलाना, रोज़ आकर भौंकना, ये करना पड़ा तब जाके वो मुकाम उसे हासिल हुआ है। और उसकी जगह पर केवल लोगों को सही प्रतिकारिता दिखाना, वास्तविकता से रूबरू कराना, तथ्यों को सामने रखा, बहुत सरल भाषा में अपनी बात को, देश की सरकार की गलतियों को जनता तक पहुंचाना, उस पत्रकार को देश सर आंखों पर बिठाता है। मैं सैल्यूट करता हूं बलीराम पांडे जी के पुत्र रवीश कुमार को अपने इस नई पारी के लिए। हम सभी को आप पे गर्व है सर, और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से आपने एनडीटीवी के अंदर बेखौफ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से देश को मार्गदर्शित किया, आगे बढ़ाया, उसी तरह से इस नई पारी में भी आप तहलका मचाएंगे। हम तमाम जैसे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता आपसे सीखते हैं, आप हमारे लिए प्रेरणा हैं। और मैं खुद पर्सनली तौर पर आपको अपने गुरु के तौर पर देखता हूं और कोशिश करता हूं कि अगर आपके पैर की धूल भी बन पाया तो अपने जीवन को मैं सफल समझूंगा। उम्मीद करता हूं आप भारत की जनता को, उनके उम्मीदों को, आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को निराश नहीं करेंगे, हताश नहीं करेंगे। बहुत उम्मीदों के साथ आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। वीडियो अच्छी लगी हो तो तमाम देश की जनता तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं। एक पत्रकार जो डरा नहीं, बिका नहीं, आपके सामने आपके लिए लड़ रहा है, उसको साथ देना अब हम सब की जिम्मेदारी है। आइए एक नया भारत बनाते हैं रवीश कुमार के नेतृत्व में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।